सत्यम फोटो स्टूडियो में आज बहुत ही संगीन विषय पर चर्चा करने के लिए दीदी के पास आए हैं और एक ऐसा विषय जो कि भारत देश में बेटियों को, माताओं को पूजनीय माना जाता है और इतना सताया जा रहा है, जो हमारी दीदी है कनिष्का, और इनका स्वागत करता है मेरा स्टूडियो। और एक ऐसा विषय है जो आप लोग पहले भी कई बार ऐसे कांड हुए जो आप लोगों ने देखा भी और सुना भी, और कई आंदोलन भी हुए। और अभी फिलहाल में अभी आप राधा दीदी से जुड़े होंगे तो अभी आपने देखा होगा कि उनकी भी बेटी रश्मि जी, वो भी अभी अपना शरीर छोड़ी है 15 तारीख को। तो पहले दीदी का स्वागत करते हैं चैनल में। और सबसे पहले मैं बात करूंगा राधा दीदी की बेटी की, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो सबसे पहले नमस्कार भैया, जो आए हमारे यहाँ पे, हमें ये मौका मिला बात पूरी कहने का, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बस यही कहेंगे कि हमारे देश में पहले है कि हाँ महिलाओं की सुनवाई है, कि महिलाओं को पूजनीय मानते हैं, लेकिन ऐसा जब हम अपने समाज में देखते हैं तो ऐसा हमें नजर नहीं आता है। हमें सिर्फ अत्याचार होते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी लड़कियों को हमने देखा है कि वो आके यही बताती हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ससुराल पद से, समाज से बहुत ज्यादा ही परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों? रश्मि जी के साथ क्या हुआ, उनको आपको कुछ पता है उनके बारे में? और वैसे तो जो हमने वीडियो देखी है और जो वैसे जो मालूम चला है हमको, वीडियोस वगैरह बहुत सारी देखी है, और खुद हम पर्सनल मिल के आए हैं, क्योंकि 14 तारीख को रात को 11 बजे उनकी डेथ हो गई थी और 15 अगस्त को उनकी उनको अग्नि दी गई थी। तो हम 15 तारीख को जब हमको मालूम चली ये बात, तब तक उनकी मिट्टी जा चुकी थी। तो उस वजह से हम 15 तारीख को फिर ना जाकर हम 16 तारीख को गए थे, जिससे हमें उन्होंने, राधा दीदी ने खुद बताया कि कैसे उनकी ससुराल वालों ने उनको मारा पीटा, और वही चोट सिर में आई थी कि उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। कई सारी बेटियां ऐसी हैं इस देश में जो कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित। सबसे पहले मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा और आप कहाँ से हैं? हमारा नाम आकांक्षा है और हम बेला के रहने वाले हैं, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश। और बेला में भी हमारा घर कानपुर रोड पे है। जी, मैं जानना चाहूंगा आपका ये जो सताया जा रहा है ये कैसे चालू हुआ और कब आपकी शादी हुई? हमारी शादी 6 फरवरी 2018 में हुई थी। उस टाइम पे हमारी उम्र 15 साल थी। नाबालिग जब आपकी हाँ, नाबालिग थे तभी शादी हो गई थी। और हमारी मम्मी, मतलब पापा हमारे शादी से खुश नहीं थे, वो शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो हमारे ससुराल वाले थे उन्होंने हमारी मम्मी को मतलब कहते नहीं, पहला फैसला लिया था, धोखा दिया मम्मी को। हमारी धोखे से हमारी शादी हुई थी। तो इस तरह हालांकि हुई खूब धूमधाम से थी, क्योंकि हम अकेली बहन थे और तो कोई बहनें हैं नहीं, हमारे छोटे छोटे 2 भाई हैं। जी, कितने दिन आप वहाँ पे रही अपनी ससुराल में? वहाँ हम कुल 2 से 2.5 महीने के बीच रहे हैं। इसके अभाव में कितने लोग थे? वहाँ पर टोटल 10 लोग थे, हमें जोड़ पूरी फैमिली में? पूरी फैमिली में जी। और सबसे बड़ी आप ही थी? हाँ, सबसे बड़े हम ही थे। मतलब जो लड़कों की शादी हुई थी तो सबसे पहले ही लड़के की शादी हुई थी जहाँ हम मुक्ति गए थे। ऐसा क्या हुआ ससुराल में आपके जो आपको घर आना पड़ा? शादी के टाइम से ये बात 4 दिन पहले से ही हम लोगों को मालूम चल गई थी कि पहले तो उन्होंने कोई मांग नहीं की थी कि शादी में कि कैसे शादी होनी है, कैसे क्या देना है, क्या नहीं देना है, कुछ भी नहीं मांग करी थी। यही बोला था कि केवल ऐसे ही विदा कर दो, हमें केवल लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस तरीके से। तो वहाँ पे ऐसा हुआ क्या? और वहाँ पे जब हम 4 दिन शादी के रह गए थे तो उसमें ये बोला कि हमें दहेज चाहिए, हमें सोफा कहाँ से लेने जा रही हो, फलानी चीज कहाँ से लेने जा रही हो। हालांकि हमारे पापा ने करीबन 4 से 5 लाख के बीच शादी करी थी। जी। इतना तो हमारे पापा ने दिया ही था, क्योंकि अकेली लड़की थी और उनका व्यवहार भी बहुत आया था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सामान की वजह से आपको वहाँ से आना पड़ा? वहाँ से, यहाँ से हम गए, हमारी शादी होके गई, और वहाँ पे समझ लो पहले तो ये तो कुछ सामान ही लेके नहीं गए। चौथी जब हमारे चलाने आए थे 8 दिन बाद, तब जाके यहाँ से सामान लेके गए थे। ठीक है, सामान आप फिर दोबारा ऐसे यहाँ पे आना क्यों आपका? आना इस वजह से कि
उस चीज से भी वो तो संतुष्ट नहीं हुए। जो सामान यहाँ से मिला उससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मारा पीटा, और मारपीट भी एक अलग तरीके से होती है। मारपीट के बाद में फिर उन्होंने, जो सुनीता नाम है उनका, हमारी जो सास है, उन्होंने हमें इतना प्रताड़ित किया अपने लड़कों से, जिससे मेरी शादी हुई थी, उनसे जो छोटे भाई थे उनसे हमारे साथ में छेड़खानी, जोर जबरदस्ती, और खुल के कहें तो हमारा रेप करवाया इस तरीके से। इसमें खुद हमारी सास का हाथ है। हमें नींद की गोलियां दी जाती थी रात में। इस तरीके से मेरी आपने अपने जो हस्बैंड थे उनको बताया नहीं क्या? उनको हमने शुरुआत में बताया, एंड में बताया। जब शुरुआत में बताया तो उन्होंने उल्टा हमें ही मारा। बोले कि पहले तो ये बोले, वो भी उन्हीं के साथ थे? हाँ, वो भी उन्हीं के साथ। बोले अगर हम तुम्हें अच्छे लग सकते हैं तो मेरे भाई भी तुम्हें अच्छे लग सकते हैं। तुम में ही गलती है, तुम्हारे घर वालों ने इतनी कम उम्र पे क्यों शादी कर दी, इसका मतलब तुम गलत चलती होंगी। अच्छा, अभी तक कोई मुकदमा वगैरह? मुकदमा हमने वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ऐसे नॉर्मल वहाँ से आए भी नहीं थे। हमारे मम्मी हमारी लेडीज पुलिस द्वारा लिवा के ले आई थी। जैसा रश्मि के साथ हुआ कि रश्मि को मारा पीटा गया और उसे चोरी से फोन मिल गया बात करने को, उसी तरीके से हमें भी चोरी से फोन नहीं था क्या? हमारे पास फोन नहीं था, हमें चोरी से फोन मिल गया। जैसे घर पे कोई था नहीं, हमने फोन देखा रखा हुआ तो तुरंत हमने फोन लगा के डायरेक्ट अपनी मम्मी से यही बोला कि मम्मी हम तुम्हें 1-2 दिन में मिलेंगे नहीं, मतलब मिलेंगे नहीं। हम इतना ही हम बोल पाए, फिर हमसे फोन छुटा लिया गया। तो वहाँ से मम्मी की आवाज आ रही थी, ऐसे कैसे, चाहे कुछ भी हो, हम अपनी लड़की को लेकर आएंगे। तो मुकदमा आपने किया या उस साइड से हुआ? हम पहली बात तो ये कि जब हम वहाँ से आए थे तो वहाँ से आने के बाद में इतना उन्होंने हमें मारा पीटा, हर तरीके से प्रताड़ित किया था, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो हमें आते ही तुरंत जैसे हमें वहाँ से लेकर आए तो मम्मी पापा को तो सारी बात मालूम नहीं थी क्या हुआ लड़की के साथ। जी बिल्कुल। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी हालत देखी, हमें सबसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया, हमारा इलाज चला। इलाज चलने के बाद करीबन 4 महीने के बाद में ये हमारा केस हुआ। पहले गांव में, समाज में, पंचायत हमारी हो चुकी थी, उसके बाद केस कोर्ट कचहरी तक पहुंची। ये बात जो केस हुआ वो किसको लेकर हुआ है? वो इसी को लेकर हुआ है कि हमें दहेज की वजह से हमें मारा पीटा गया और उसी के चलते हमारे साथ में ये दुष्कर्म करवाए गए। मुकदमा में अभी क्या हो रहा है? मुकदमा में कुछ नहीं हो रहा है और करीबन 4 साल हो गई हैं। उसने दूसरी शादी भी कर ली है। आपका तलाक हो चुका था? तलाक हमारा नहीं हुआ अभी तक। तलाक किए बगैर शादी हो गई उनकी? शादी कर ली उन्होंने, और जज साहब वकील से अगर कोई बात करें तो वो कहते हैं क्या उनको फांसी दिला दे, उन्होंने शादी तो की है, कोई अपराध थोड़ी किया है। मतलब ये कोई अपराध नहीं है, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया, ये कोई अपराध नहीं है। ऐसी कई बेटियां मेरे साथ यहाँ जुड़ी हैं जिनसे मैं और चर्चा करना चाहूंगा। एक हमें प्रताड़ित नहीं है, और भी लोग हैं यहाँ पर, और इनका भी केस काफी टाइम से चल रहा है। इनकी तो शादी उसी डेट को हुई थी जिस डेट को हमारी शादी हुई थी, उसी सन में हुई थी। 6 साल से इनका भी केस चल रहा है और इनका दीदी का भी केस चल रहा है, और ये बताएंगे अपनी बात आपको। और ऐसी जाने कितनी बेटियां हैं और जाने कितने बार हमारे पास आ चुकी हैं, और फिलहाल जो उपस्थित है वो आपसे बात। जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रेनू है। कहाँ से हैं आप? हम अछल्ला के रहने वाले, नेवीगंज बहारपुरा। बहारपुरा से? हाँ। ये यूपी में ना? हाँ। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरी शादी 6 फरवरी 2018 में हुई थी। जी। विश्राम सिंह का लड़का है आशीष कुमार जी। शंकरपुर गाँव। शंकरपुर कहाँ पड़ता है? ये बांध के पास पड़ता है। जी। तो क्या हुआ था आपके वहाँ पे? मेरे यहाँ पे मेरी शादी हुई थी। मैं शादी करके ससुराल में आई। मैं 2 महीने तक मुझे ठीक रखा गया, यहाँ तक कि मेरी चौथी भी नहीं चलाई दहेज के पीछे। हुआ क्या वहाँ पे? वहाँ पे ये हमसे मांग कर रहे थे कि 3 लाख रुपए दो और एक सोने की चैन दो। और दहेज में क्या सामान नहीं मिला था उनको? नहीं, हमारे पिताजी ने सारा सामान दिया था, सब कुछ दिया था उनको। एक बाइक भी दी, सामान भी दी, नगदाइश भी दी, सब कुछ सामान दिया। फिर भी वो इस चीज से खुश नहीं थे, तो मुझे मारा पीटा। और ये देखो मेरी सास ने मेरे हाथ में चाकू भी मार दिया था। तो मेरी तो हालत बहुत ही खराब थी, बहुत ही ज्यादा, और लस्त पस्त पड़ी रही मैं बेड में पूरे 1 दिन। दहेज को लेकर मारती बहुत थी। फिर क्या हुआ वहाँ से? वहाँ से मैंने फोन किया, मेरे पास फोन नहीं दिया जाता था मुझे, तो मैंने आशीष के मोबाइल से घर पे फोन किया। फिर मेरी मम्मी आई और मेरे भैया लेने के लिए,
फिर बहुत मुश्किल से मुझे भेजा, मेरी मतलब थाना तलाशी ली और मेरे भाई का बैग और सब कुछ चेक किया तब भेजा। अब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में मुकदमा चल रहा है और किसको उसमें भी लेके? दहेज को लेके। केवल दहेज? हाँ, दहेज को लेके कि हमें दहेज दो, और मारपीट तो बहुत ही लोगों ने की थी। कितने दिन हो गए? कम से 6-7 साल हो गए मुकदमा चलते चलते, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। मजिस्ट्रेट हमारे पति ने शादी भी कर ली, हमारे पास प्रूफ में भी है और मैं फोटो साथ में भी लेके आई। इस फोटो दिखाइए आप। तब तक पंचायत जी से मैं चाहूंगा कि मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप क्या चाहती है सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो ये कोर्ट कचहरी है तो इसमें न्याय हमको मिलना चाहिए। अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है हमारी जैसी लड़कियों को, हमें से मतलब पर्सनल हमसे नहीं है, खुद आकांक्षा का ये मतलब नहीं है। आकांक्षा के साथ में, आकांक्षा की बहुत सारी बहनें हैं, उनको हम साथ लेके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमें इस लड़ाई में इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बेटियों को? हम अपनी बहन बेटियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि खुद सारे काम जो है जो अच्छे से अपनी लाइन में, अच्छी लाइन में जाएं, कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं। और कितना भी प्रताड़ित हो जाओ, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो उस गलत के खिलाफ में तुम्हें आवाज उठानी है। तुम्हें समाज से और खुद अपनी इज्जत से डरना नहीं है। उस इज्जत के लिए तुम डर रही हो जो इज्जत तुम्हारे पास अब रही नहीं है। जो तुम्हें इस तरीके से तुम्हें बदनाम कर दिया, तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले गया जो इंसान, वो इंसान तुम्हें जीवन भर खुशियां नहीं दे सकता है। इसलिए अगर तुम्हारा केस चल चुका है, किसी भी तरीके का अगर तुम्हारा केस हो गया ससुराल से, तुम्हें कष्ट मिला है, तो दोबारा उस घर में तो जाना बिल्कुल ही बेवकूफी है। अगर दोबारा जाओगी तो रस्मी की तरीका ही तुमको अब मौत को गले लगाना पड़ेगा, और ये तुम्हारे ससुराल वाले खुद तुम्हें उस मौत के मुंह में धकेल देंगे। और अभी जो सरकार का नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए तो यही कहेंगे कि सरकार ये ढोंगलापन दिखा रही है। और एक तरफ से कहें तो लोगों को गलत लगेगा और सरकार को भी गलत लगेगा। तो हम यही कहेंगे कि सरकार एकदम दोगलापन दिखा रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो ये दिखा रही है। कांड में अभी हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उनने नारा बना दिया है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी भी, पढ़ने के बाद वो बची नहीं। जी हाँ, बेटी पढ़ी है पर बेटी बची नहीं है। और ये समाज भी नहीं बेटियों को जीने दे रहा है। जिस लिए ये नारा बनाया गया, वो जब चीज मिली नहीं रही हम लोगों को, तो क्या मतलब ऐसे नारे को बंद कराओ, कोर्ट कचहरी को बंद कराओ जिसमें हमें लूटा जा रहा है। कोर्ट कचहरी में हम 6-6 साल चक्कर काटेंगे और वहाँ पर 6-6 साल तो हमको हो ही चुकी हैं। और एक महिला कांस्टेबल से भी मेरी थोड़ी सी बात हो गई थी, तो वो बोल रही थी अभी तुम्हारा हुआ ही क्या है, 6 साल तो हुई है और अभी तो 20 साल केस चलते हैं। अगर ये बताओ 20 साल, हम 20 साल की हैं। क्या है आपका नाम पूरा? मेरा नाम है शबनम बेगम। क्या हुआ आपके साथ? भैया मेरे साथ भी यही हुआ है कि जब मेरी शादी हुई थी 2007 में, तो मेरे पापा ने शादी की, सारा दहेज दिया, सिर्फ बाइक और एक सोने की चैन नहीं दी थी। इसी वजह से शादी वाले दिन से ही उन्होंने झगड़ा डाल दिया, बहुत लड़ाई की। तो शादी में मुझे कुछ भी पहनने को नहीं दिया, सिर्फ एक जोड़ा पहन के विदा करा के ले गए। मेरे पापा बहुत रोए, बहुत गिड़ाए, तब विदा करके ले गए। उसके बाद सामान कुछ भी नहीं लेके गए। फिर जब मेरे पापा यहाँ से चौथी चला के लेने गए हमको, तो सामान साथ में लेके गए। तो इन लोगों ने सामान वापस कर दिया, रोड पे सामान रख दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल में तो मेरी विदा की। आप वहाँ से कितने वहाँ पे कितने लोग की थी आप? भैया हम वहाँ पे 10-12 साल रह के आए हैं। फिर भी वो रहते ही नहीं था जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, मोहम्मद बबलू उर्फ अयूब, तो वो वहाँ रहता ही नहीं था। वो रहता था हरियाणा में। तो यहाँ के रहने वाले वो नहीं थे, मतलब घर उनका यही था, वो वहीं रहते खटिया के पास। घर में कितने लोग थे? घर में थे मेरी सास जरीना बेगम, ससुर साकिर अली और मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, 6-7-8 लोग थे। अभी तक कोई सरकार से मदद मिली आपको? मेरी सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मेरी कन्नौज में भी और औरैया में 2 जगह मुकदमा चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। किसका मुकदमा चल रहा है? दहेज का? दहेज का भी चल रहा है, दूसरी शादी का भी चल रहा है, घरेलू हिंसा 4-5 मुकदमे चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी शादी उन्होंने कर ली है? जी हाँ, कर ली है। अभी तक आप पहले से शादी के पहले से रखे थे, तो इस वजह से मेरी कोई इज्जत नहीं की। तो आप क्या चाहती हैं? और ससुर तो इतना बदतमीज था कि वो सोचता था मेरा लड़का यहाँ पे नहीं रहता तो मैं अपनी बहू को अपने साथ में रखूं।
तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से हम न्याय मांगते हैं, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, सरकार कोई करती ही नहीं। और जज कहते हैं, अगर जज वहाँ दूसरी शादी का मुकदमा का वो तारीख थी मेरी, तो वहाँ गए तो बोला कि तो कहने का मतलब ये है कि सरकार कोई भी मदद आपकी नहीं कर कोई रही भी है। मदद नहीं कर रही है। और आप पिछले कितने सालों से परेशान हैं? हम भैया यहाँ पे आए हैं 6 साल हो गए हैं। 6 साल आप यहाँ पे रह चुके हैं? यहाँ से रह गए, हाँ 3 साल हो गए मुकदमा चल रहा है मेरा लड़का भी है 14 साल का। आपको कितना टाइम हो गया? हमको भी हम 2-2.5 महीने रुके थे, 6.5 साल से भी ऊपर हो गए। आपको भी लगभग 6 साल हो गए। 6 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वकीलों के लिए भी ये कहना चाहेंगे कि भाई अपनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक नहीं, कई बेटियां ऐसी हैं देश में जो प्रताड़ित हैं और नहीं अपने घर से इतनी सताई हुई है जो घर भी नहीं जा सकती हैं, और कई बेटी अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। बहुत सारी देश में ऐसी बेटियां हैं, और मैं चाहूंगा दीदी से पूछना कि आगे आपकी क्या राय है और क्या करेंगे आप अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो? उसके लिए तो अभी हम बताएंगे नहीं, ओपन नहीं करना चाहते बात कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन वो सरकार के लिए एक चेतावनी बन के रहेगी कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक नहीं है, हम अनेक हैं। जो कानून में हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो लड़ाई इतनी बढ़ेगी, एक दिन ये सरकार को रोना पड़ जाएगा इस लड़ाई के पीछे। इसलिए हमको इंसाफ देना बहुत जरूरी है। हम लड़कियों को इंसाफ हम मांग रहे हैं, और नहीं मिलेगा मांगने से तो हम लोग छीन लेंगे इंसाफ तो हम लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम एक नहीं है, अनेक हैं। हम इकट्ठे होंगे और हमारी शक्ति बनेगी, और नारी को ही शक्ति कहा जाता है, ये शक्ति हम दिखाएंगे एक दिन। बस चुनौती दे रहे बस। ठीक है, ऐसा एक नहीं, अनेक बेटियां जो परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, कुछ कर भी नहीं पा रही, और घर पे भी अपने ससुराल में भी इतनी सताई जा रही हैं, जो अपने मायके में रह रही हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए। अभी आप रोजी रोटी के लिए क्या कर रही हैं? रोजी रोटी के लिए ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है हमसे, और अनेक लड़कियों को भी इससे सीख मिलनी चाहिए कि जब हम वहाँ से आए हैं तो हम हाई स्कूल पढ़ के मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद में हमने अपनी BSc फाइनल करी है यहीं पे रह के। फिर हमने बच्चों को कोचिंग पढ़ाया है। कोचिंग पढ़ाने के दौरान हमसे ये बोल दिया गया कि वो भाग गई है किसी के साथ में। फिर हमने वहाँ से कोचिंग पढ़ा रहे थे, फिर वहाँ से हमने अपनी दुकान डाली। हमने अपने ब्यूटी पार्लर की और सिलाई की दुकान डाली। हालांकि हमारा काम उतना ज्यादा अच्छा नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हमारी रोजी रोटी चल जाती है। जिसपे भी हमारे ऊपर एक मुकदमा डाला गया है कि उस लड़की ने, आकांक्षा ने, दूसरी शादी कर ली है और 20-25 हजार रुपया महीना का कमाती है, ऐसो आराम कर रही है। तो ये हमको ये चीज बोली गई है। कोई भी मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं हमें चाहिए, और हमें चाहिए भी नहीं, ना मिल रहा है ना चाहिए भी, क्योंकि जिसने इज्जत नहीं दी है वो मेंटेनेंस हमें क्या देके करेगा बताओ। मेंटेनेंस हमारी जिंदगी कट जाएगी जिसने हमें इज्जत नहीं दी। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं महिलाओं से कि जो परेशान है, जो लड़कियां परेशान है, जिनको सहारा नहीं है, वो हमारे यहाँ है बेला में। बेला जिला औरैया उत्तर प्रदेश, हमारे बेला में आए। अगर आसपास की आप लड़कियां हो, आपको कोई काम करना है, आप परेशान हो, हम आपको काम सिखाएंगे, आपको आपके हाथ पैरों पे खड़ा करेंगे, लेकिन आप कोई गलत कदम नहीं उठाना। प्लीज हाथ जोड़ के ये निवेदन है, क्योंकि हम एक लड़की हैं और हम आपका तो बहुत अच्छे समझ रहे हैं। और हम अभी रक्षाबंधन की बात, कल रक्षाबंधन है और उसके कुछ दिन बाद हम डेट ओपन नहीं करेंगे किस डेट को हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन के जस्ट बाद आप लोग जिसे योगी दरबार जाना है वो हमसे मिले। हम योगी दरबार जाएंगे और हम अपनी एक, वैसे तो अभी 10-15 लड़कियां तो हो गई हैं, और भी लड़कियां इकट्ठी, जितनी ज्यादा लड़कियां इकट्ठी हो जाएं, आपको जिनको न्याय नहीं मिल रहा है वो हमारे साथ चलें। हम योगी ऑफिस जाएंगे, हमारे साथ में आप लोग भी एक ये आवाज उठाओ, क्योंकि ये आवाज हम अपने लिए नहीं, हम अपनी हजारों बहनों के लिए ये आवाज उठा रहे हैं, जिसमें हमारा साथ दो प्लीज। तो सभी लोग देख रहे थे अभी कि एक नहीं, अनेक बेटियां परेशान है, प्रताड़ित है, और इतनी सताया जा रहा है कि वो परेशानी को भी झेल रही है एक तरीके से, और कुछ बेटियां जान दे रही हैं। ऐसे ही आपके क्षेत्र में, कई क्षेत्र में जो बेटियां हैं, इनसे मिलिए, और ये 25 या 26 तारीख में जब भी जाएं, इनके साथ जाइए और इनका सपोर्ट करिए और देखते रहिए। नमस्कार। अभी आप इकट्ठा कर दे, लिस्ट बना के दे दो, ठीक है? आपको हाँ, डेट की नहीं, जो लड़कियां हैं परेशान और किसी को लेके आएंगे। तो देखो प्यारे दोस्त, भैया लोग जा रहे हैं। अब आज दूसरो इंटरव्यू હતો हमारो। तो ये भैया हैं, छोटे भैया,
और ये सब भैया ही हैं हमारे, बड़े भैया छोटे भैया सब हैं। और मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं। सामान देखो भैया, देखो सामान 1 2 3 बैग आए, इतने सामान है। तो भैया आपने देखियो लाइव वाली वीडियो में भैया हाँ लाइव वीडियो में बाबा सत्यम फोटो स्टूडियो है। हाँ और ये वाला सत्यम हाँ और फोटो स्टूडियो रामगढ़। हाँ सत्यम फोटो और स्टूडियो दूसरा जिसमें रामगढ़। सपोर्ट करना है वो है शिवम पॉडकास्ट यूपी। हाँ शिवम पॉडकास्ट यूपी तो कहीं और नहीं पाओ शिवम पॉडकास्ट यूपी। तो इस वाले चैनल पे हम खासकर लड़कियों से कहें जो मतलब परेशान है, कैसी भी और परेशानी हो, कुछ जो भी जेंट्स दिक्कत भी हो। लोग हैं, बहुत सारे जेंट्स भी लोग परेशान है। ऐसे नहीं परेशानी केवल बिटियन के ऊपर ही आती है, जेंट्स लोगों के ऊपर परेशानी आती है। तो जो परेशान है जैसे सोशल मीडिया से जैसे कि कोई भी बात अपनी कहनी हो या कोई भी तरीका की समस्या को समाधान या कुछ भी मान लो, तो भैया से आप संपर्क कर सका। तो डायरेक्ट जो शिवम पॉडकास्ट यूपी नाम से जो चैनल उसका है, नंबर भी आप सभी को मिल जाएगा। हाँ नंबर भैया को मिल जाएगा। आपको आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो भैया से भी, और फिर भैया से करिए तो फिर हमसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाइए आपको। ठीक है ठीक है सभी दोस्तों को। और चैनल एक बार दिखा दे रहे हैं, ये चैनल है। हाँ भैया अपना चैनल देख रहे थे सामान आपने देखी हुई है लाइव में, और एक बार आप लाइव और देख लियो भैया की शिवम जो फोटो ये वाला स्टूडियो चैनल है। रामगढ़। हाँ लाइट लाइट रुक जाओ 1 मिनट अभी हल्का दिखे का नहीं दिख रहा है, दिखाओ हम दिखाएं। ठीक है ये रहा। लो दिख गाओ, आप दिख गाओ। अब जाए गुड नाइट, राधे राधे। राधे राधे। और आप लोग अपनो ख्याल रखियो। ठीक है भैया तो जाए रहे हैं। और भाभी भी हमारी है यहीं पे, ये भाभी हमारी है। और भैया भतीजे भी हैं, सब लोग हैं। भतीजे देखो हमारे कहाँ घुस गए, देखो भतीजे यहाँ बैठे आए के। ये तो इतने बच्चे नहीं है का आ जा रही का देख रहे मन तो। ये देखो रोटी धरी है डुलची हम हाँ। ये जो भाभी हैं तो इनके भैया और दिखा दे, मतलब इनके भैया नहीं हमारे भैया ये मतलब हमारे भैया हैं और भाभी के हस्बैंड है। आप समझ गए हो। ठीक है तो भैया बहुत सीधे, आज बेचारे भैया ने हमें बुलाओ तो कि आज बना लियो एक वीडियो अपनी दुकान की, क्योंकि अब भैया अपने हैं तो दुकानों तो अपनी भाई राखी की दुकान है भैया की। और आज सही बताए रहे भैया ने, आज कही वैसे तो कोई कहात नहीं है, और जब कही तो समझ लो हम जा नहीं पाए। लेकिन सुबह रक्षाबंधन वाले दिन देखो आप लोग भैया ब्लॉग देखियो तो फिर ले लियो राखी है। आज बाबू तो इतने रोए, तो मैं क्या बताएं, इतने रोए, हंसली उखड़ गई थी। ये देखो हंसली भी डलवा लिया गले में, इतने रोए, बहुत रोए। अब तो जो ऐसे रो रहे हैं। और भाभी को चैनल है खुशबू बेला नाम से, तो खुशबू बेला नाम से आप सर्च करियो, भाभी को चैनल आ जाइए और फ्रेंड सपोर्ट करियो। ओके ठीक है। और बहुत अच्छी वीडियो देखियो। फिर आप भाभी के चैनल पर थोड़े दिन तक बिट्टी को थोड़ी दिक्कत हो गई थी, वहाँ में सब्जी से बिट्टी जल गई थी थोड़ी, तो इस वजह से भाभी कोई वीडियो नहीं डाल पाई है। आप देखियो आप वीडियो है। ठीक है पापा आ गए हैं, आंटी आ गए। हमारी दुकान में इतनी भीड़ होती है, आज तो इतनी हद हो गई, बहुत भीड़ होती है। बहुत अच्छा लग रहा था, आप सब चले गए। अब कैसा लग रहा बताओ। दिन में तो भाई कोई वीडियो बनाई नहीं हमने, पर आप बनी है। उठो किसान चला चले घरे यार। और आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन आपको बोलते हैं। हाँ भैया को मिठाई खवा दें, ये तो भूल ही जाते हम, बिल्कुल पागल हैं। हाँ भैया को, हाँ भैया को मिठाई लो आप खाओ। अरे भैया आप अरे हाँ भैया पापा दे रहे हैं, दे रहे हैं। पापा देखो बर्फी को डिब्बा तो दे दो वैसे, लेकिन हमें फीस देखो भाई एक नहीं पूरा आधो उनने खा लो, उन्होंने एक पेड़ा खवा दो तो ना बोली है। हाँ बहुत मीठो खात पापा, अपनी बुआ जैसो खात मीठो। भाभी हैं, भैया हैं, मम्मी बैठी, पापा बैठे, छोटे भैया वे यहीं निकल गए साइकिल है, और एक छोटे से और एक थोड़ा छोटो है, मतलब 1 साल बड़ो है, वो घर पे है। ऐसे हम सब लोग हैं, अब हम सब लोग घर पे जा रहे हैं। ठीक है।